Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcomes you all in Political Science class. 12th क्लास की पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं. आज एक नया बुक और उसका एक फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं. तो बुक का नाम है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और लेसन का नाम है द कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइड मूवमेंट. आपके बुक में सिर्फ कोल्ड वॉर दिया होगा, लेकिन अब इसका नाम जो है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइड मूवमेंट हो गया है. तो नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये मुख्य रूप से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा. इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है और एक थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि को भी हम लोग जान लेंगे कि किन बातों को पर चर्चा होने वाली है इस चैप्टर में. तो आइए शुरू करते हैं. इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक. अब हम लोग इस बुक के सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं. इस बुक का नाम है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से ही बना है ये कंटेम्प्रेरी एरा. एरा मीन्स टाइम पीरियड. तो कंटेम्प्रेरी एरा किस टाइम पीरियड को कहते हैं, पहले हम लोग ये समझेंगे. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म हुआ, उसके बाद से 1961 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कोल्ड वॉर का एरा मानते हैं. और 1961 से जो पीरियड शुरू होता है उसको हम लोग मुख्य रूप से कंटेम्प्रेरी एरा. तो कंटेम्प्रेरी एरा को समझने के लिए हम लोगों को कोल्ड वॉर को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट करती हैं कोल्ड वॉर से. तो कोल्ड वॉर को हम लोग का फर्स्ट चैप्टर भी है द कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइड मूवमेंट. तो हम लोग उसमें ये समझेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, क्यों हुआ, किन किन के बीच हुआ, और नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या है, कौन सी देश उसमें जुड़ी हुई हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें. तो द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी, यानी कि कोल्ड वॉर जहाँ एंड करता है वहाँ से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड शुरू हो जाता है, कंटेम्प्रेरी एरा शुरू हो जाता है, वो पीरियड शुरू हो जाता है जो हम लोग के बुक में पढ़ना है. इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर बुक. यही हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर है और वो मैटर है कंटेम्प्रेरी एरा. तो कंटेम्प्रेरी एरा को जानने के लिए हम लोग को पहले थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में जान लेना. तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन वाज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर. जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद दो सुपर पावर्स उभर करके आए, और वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन. ये दो देश जो हैं ये मुख्य रूप से सुपर पावर वर्ल्ड के कहलाने लगे उस समय से. एक तो सोवियत यूनियन जो था वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोवियत यूनियन काफ़ी बड़ा था. अब तो बहुत सारी कंट्री उससे अलग हो गई हैं, है ना. 1961 में उसका वो टूट गया. तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कमज़ोर हुआ थोड़ा सा, लेकिन 1961 से पहले वो एक सुपर पावर की तरह था. और अमेरिका और ये, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों साथ में मिलकर लड़े थे, लेकिन चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत जापान के ऊपर अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर, तो उसके बाद वो समाप्त हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों में पावर्स की लड़ाई शुरू हो गई. और जितने भी देश थे, या तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो गए या फिर सोवियत यूनियन के साथ हो गए, यानी दो पोल्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया और दोनों ने एक बड़ा बड़ा ग्रुप कंट्रीज़ का बना लिया. तो ये शो करता था कि दो पोल्स वर्ल्ड में बन चुके हैं देशों के. तो द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन वाज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर. और इन दोनों देशों के बीच एक टेंशन की स्थिति उत्पन्न हुई, और ये जो पीरियड था दैट वाज कॉल्ड द कोल्ड वॉर. जो सोवियत संघ
और अमेरिका के बीच जो टेंशन की स्थिति रही एक लंबे समय तक, और ऐसा लगता था कि कभी कि वॉर हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन का कभी एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं हुई, और लेकिन एक टेंशन हमेशा व्याप्त रहा। इसको ही हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। द चैप्टर व्यूज द नॉन एलाइड मूवमेंट NAM, non-aligned movement, as a challenge to the dominance of two superpowers, and describes the attempts by the NAM countries to establish a new international economic order, NIEO, for economic development and political independence. अब थोड़ा सा इसको समझेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है दो पोल्स बन गए थे। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पोल था और एक सोवियत यूनियन का। वर्ल्ड में लगभग देश जो थे वो या तो अमेरिका के साथ थे या फिर रशिया के साथ थे। तो ये दो पोल्स में हो गया। लेकिन उस दौरान यानी 1945 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, बहुत सारे देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, बहुत सारे देश इस तरह से आज़ादी उनको मिली। तो अब उनके सामने ये प्रश्न था कि वो या तो अमेरिका के ग्रुप में चले जाएं या फिर सोवियत यूनियन के ग्रुप में को ज्वाइन कर लें। लेकिन उस समय जो कंट्रीज थी जो आज़ाद हो रही थी, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और उस नए कॉन्सेप्ट को कहते हैं नॉन एलाई मूवमेंट। यानी कि दोनों में से किसी के साथ वो एलाई नहीं करेंगे, नॉन एलाई, दोनों में से किसी के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, और वो एक थर्ड पोल बनाएंगे, थर्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगी, जिसमें तीसरे कंट्रीज जो हैं ना अमेरिका के साथ हैं ना सोवियत यूनियन के साथ हैं, वो एक अलग ग्रुप होगा। दैट ग्रुप वाज नोन एज नॉन अलाइन्ड ग्रुप। तो कुछ देशों ने मिलकर ये ग्रुप तैयार किया। तो द चैप्टर व्यू द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एज अ चैलेंज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब ये तीसरा ग्रुप तैयार हुआ तो जो ये दो ग्रुप्स का डोमिनेंस था वर्ल्ड में, ये टूटा। ये कहीं ना कहीं इसका डोमिनेंस जो था वो तीसरे पावर के उदय होने से उसमें थोड़ी कमी आई। उनका डोमिनेंस जो था, उनका दबदबा जो था वो कम हुआ। एंड डिस्क्राइब द अटेम्प्ट्स बाय NAM कंट्रीज टू एस्टैब्लिश ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इस तीसरे ग्रुप ने अपने लिए क्या किया, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया, और जिसमें फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। और इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बनाया और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया इस ग्रुप के बन जाने के बाद। तो यानी कि इन दोनों जो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप था अमेरिका का, दूसरा यूनियन रशिया का, इन दोनों को चैलेंज करता हुआ एक तीसरा ग्रुप वर्ल्ड में उभरा, और उसके उभरने से इन दोनों का डोमिनेंस कम हुआ, और वो लोग को एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उनको मिल पाया, उन कंट्रीज़ को। तो उसके बारे में भी इस बुक में हम लोग थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। इंडियाज़ रोल इन NAM। इंडिया न तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ गया और ना ही उसने रशिया के साथ कोई जुड़ाव किया। उसने NAM को चुना, नॉन अलाइन मूवमेंट को चुना, और एक तीसरे ग्रुप में वो शामिल हुआ। उसने कहा कि ना मैं अपने आप को अमेरिका के पीछे लगाऊंगा और ना ही सोवियत यूनियन के पीछे, और हम लोग एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे, और जिस पर दोनों में से किसी का दबाव ना हो, ऐसा ग्रुप में इंडिया शामिल हुआ उस समय। तो उसमें इंडिया, उस ग्रुप में इंडिया का क्या रेलेवेंस था, कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया उस ग्रुप के लिए, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। एंड आस्क हाउ सक्सेसफुल द पॉलिसी ऑफ NAM हैज़ बीन वर्कड इन प्रिवेंटिंग इंडियाज इंटरेस्ट। और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो NAM था वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इसमें पहला है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
हम लोग एक क्राइसिस के बारे में देखेंगे जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। तो इसको हम लोग बड़े अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बारे में हल्का फुल्का हम लोग पृष्ठभूमि तो जान ही चुके हैं कोल्ड वॉर की, लेकिन इसको विस्तार में हम लोग चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि कोल्ड वॉर क्या था और उसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। द थर्ड पॉइंट विल बी द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। हमने जैसे कि बताया कि उस समय वर्ल्ड जो था कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड जो था वो दो ग्रुप्स में, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। उसको और अच्छी तरह से हम लोग और डिटेल्स में उसको हम लोग समझेंगे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स में। नेक्स्ट इज एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर। ये जो एरिना था कोल्ड वॉर का, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि उसको क्यों कोल्ड वॉर कहा जाता था, ऐसा क्या घटनाक्रम उस पीरियड में हुए जिनसे उसको हम लोग कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। तो उन सारी घटनाओं पे एक चर्चा इसमें बृहद रूप से होगी, एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर। नेक्स्ट इज चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब ये जो दो ग्रुप्स बन गए थे, इसको कैसे एक तीसरे ग्रुप ने चैलेंज किया, इसको अभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसमें समझेंगे लेसन में। द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और कैसे एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिश की गई इन तीसरे ग्रुप के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, और एक तरफ कोल्ड वॉर एक तरफ इंडिया, तो हर चीज़ को हम लोग इंडिया के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। तो कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या पोजीशंस रहा उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस लेसन में समझने वाले हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि पूरे इस लेसन की जर्नी में आप हम लोग हमारे साथ होंगे और वीडियोस को नियमित देखेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।